Now today we will discuss the third part of the excretion. We already discussed the first and second part of the excretion, in which we described that what is the process of excretion, what are the major byproduct of the excretion, what are the major modes of the excretion, and what are the major excretory organs of the excretion in first part. In second part we discussed the excretory system of mammals with the reference of the man. And now today we are going to discuss what is the physiology of excretion. This is the third part of the excretion. What is physiology of excretion? हम लोग आज एक्सक्रीशन का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सक्रीशन होता क्या है, उसके इम्पॉर्टेंट जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो थर्ड पॉइंट था कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होते हैं और उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार का होता है, वो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। तो मैमल्स के रेफरेंस में या स्तनधारियों के रेफरेंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंड पार्ट में, स्पेशली मैन को रेफरेंस लेते हुए। और लास्ट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी एक्सक्रीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले मालूम है कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जिनकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो बॉडी में बनते कहाँ हैं और बनते कैसे हैं। लिवर में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और उनमें से जितनी भी बॉडी में एक्सेसिव क्वांटिटी में अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हम ट्रांसएमिनेशन, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हम उतनी ही अमाइनो एसिड बॉडी में रिटेन करते हैं जितने हमको चाहिए। अगर क्वांटिटी उससे ज़्यादा होती है तो हम उसको ट्रांसएमिनेशन या डीएमिनेशन से डिजेनरेट कर लेते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरे फॉर्म्स में। तो अमाइनो एसिड्स का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब उनका डीएमिनेशन या ट्रांसएमिनेशन होता है तो उससे काफ़ी क्वांटिटी में अमोनिया रिलीज होती है। ये अमोनिया जो है क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा घुलनशील होती है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई होता क्या है कि अमोनिया जो है इसको हमें एक सेफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अमोनिया अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनी और प्रोटोप्लाज्म में डिजॉल्व हो गई तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमको करना ही पड़ता है कि उस अमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये प्रोसेस जो होती है ये लिवर की सेल्स में होती है और लिवर की सेल्स में एक स्पेशल बायोकेमिकल साइकिल ऑपरेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्थनिन सिट्रुलिन साइकिल। उस ऑर्थनिन सिट्रुलिन साइकिल में जो है वो अमोनिया को हम लोग यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। इन द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन फर्स्ट विल डिस्कस दैट व्हाट इज द mechanism of formation of the excretory materials, where these are excretory materials are formed and how these excretory materials have been formed. So excretory material, we are not capable of retaining large quantity of the amino acids in the body. Whatsoever the amount of the protein is taken, it is finally digested in the form of the amino acid and then it is absorbed. After absorption, it is being transported to the body, different parts of the body, different cells, where it is being accumulated or collected according to need of the body. But excessive quantity of the amino acids cannot be retained for a very longer duration in the body. That's why it is being transferred to the liver, where by process of deamination and transamination, it is being transformed in other forms, either in the form of the keto acids or in the form of the other amino acids. By transamination, other amino acids have been formed, whereas by deamination, keto acids have been formed, and those keto acids have been used in the formation of the carbohydrate or fat. But during this process, sufficient quantity of the ammonia is being released, and this ammonia is highly soluble in water. So it accumulates in the protoplasm, which may cause the toxicity, alter the pH of the cell, and which may be dangerous. That's why the excessive quantity of the ammonia is being converted in other form, and that form is called as urea. That is relatively less toxic. Urea is formed in the liver, and then along with the blood it is being transported to the kidney, where it is filtered out from the body. So the urea formation takes place in the liver in a special biochemical cycle which is called as orthonine citrulline cycle.
And in orthonine-citrulline cycle, there are three major products: orthonine, citrulline, and arginine. And by help of these three substances, by different biochemical reactions, that's a different thing. We are not going to that detail, the biochemistry, how these chemicals are being used, and how this process of the urea formation takes place. That is the other part of the biochemistry. Here we will basically discuss only that in orthonine-citrulline cycle, by utilization of the two molecules of the ammonia, a carbon dioxide molecule is being added, and then urea is being synthesized. This is urea. So urea has been formed, releasing one molecule to the water, and this urea has been transported from the liver to the kidney. So basically the formation of the urea is composed of two major components. Both of the substances are toxic, both of the substances are harmful. One is the ammonia and other is the carbon dioxide, and this ammonia and carbon dioxide associate together to form the molecule of the urea in a special biochemical cycle in the liver cells. Now, so this is the formation of the urea. Now, after formation of the urea, it is necessary to remove out this urea from the blood, and it is to be excreted out along with the urine. So ये जो यूरिया बनी है, ये सिट्रुलिन साइकिल में लिवर में जो सिट्रुलिन ऑर्थिन साइकिल होता है, वहाँ पर ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन के प्रोसेस के द्वारा अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स को, दोनों हमारे लिए अनुपयोगी पदार्थ हैं, हानिकारक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देते हैं, ये भी हमारे लिए हानिकारक पदार्थ है। तो दो हानिकारक पदार्थों को जोड़ करके एक अन्य पदार्थ बन जाता है जिसे यूरिया कहते हैं। ये अपेक्षाकृत कम हानिकारक है, इट इज रिलेटिवली लेस टॉक्सिक। एंड नाउ दिस मटेरियल, द यूरिया, इज बीन ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी। ये यहाँ से चल करके किडनी में चला जाता है और किडनी में इसको फिल्टर आउट करके यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से किडनी के द्वारा यूरिया निकालने के लिए एक पूरी की प्रोसेस होती है, उसको हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं इन द कैटेगरी ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। सो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इंक्लूड्स द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट थ्रू द किडनी, एंड दिस फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इज divisible into several steps, and out of these, as you know already, we had discussed, again I am going to remind this thing, that in the kidney is made up of several microscopic fine tubule-like structures which are called as nephrons. Nephrons are of two types. The type of the nephron is called as cortical nephron. These are about 80%, and they are only or mainly related with the process of the excretion. There are 20% other nephrons which are called as juxtamedullary nephrons, and these juxtamedullary nephrons are present in the region of the medulla, and these nephrons are related with excretion as well as osmoregulation also. Cortical nephron also participate in the process of osmoregulation, but the major role of the osmoregulation is in the juxtamedullary nephrons, that is the nephrons present in the medullary region. So each nephron, if we talk about a single nephron is composed of a blood vessel which is entering in the nephron, which is called as afferent blood vessel. Then capillary network is being formed, that is the glomerulus. Then from the capillary network, which is inside the cup-like structure, which is called as Bowman's capsule, and from Bowman's capsule a blood vessel comes out, and that is efferent blood vessel. And this efferent blood vessel is relatively narrow in size or diameter than that of the afferent blood vessel. And that's why, due to the relatively narrow passage, the congestion of the blood takes place here in this area, inducing or affecting the process of the ultrafiltration or the process of filtration. This efferent blood vessel later on divides in fine branches, and this branch-like structure is called as vasa recta, which surrounds the most of the part of the nephron. And then this Bowman's cup opens in the neck, followed by the proximal conjunctival, then the loop of Henle. Loop of Henle is composed of three components: descending loop, U-clip end or U end, and the ascending loop. And this ascending loop opens in a distal conjunctival. In Bowman's capsule, the process of filtration takes place. In proximal convoluted tubule, the process of reabsorption takes place, that is the obligatory reabsorption. And then in loop of Henle, concentration mechanism takes place, most of the water is being absorbed here. Then in the distal convoluted tubule, the facultative type of reabsorption takes place, where the things are being absorbed on the basis of the need of the body.
and then finally the end of the tubule nephron opens in a structure which is called as common collecting duct. So at this point the secretion of the material nephric filtrate which was filtered earlier is filtered out here in this duct and is named as urine. So first time we use urine word here at this point. Now ये जो नेफ्रॉन होता है ये पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो कि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स वाले किडनी में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेकंड पार्ट में कि किडनी का जो पेरिफेरल पार्ट होता है, परिधीय भाग होता है, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और उस हिस्से में जो ब्लड वेसल्स होते हैं या जो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं वो नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। उनका मुख्य कार्य होता है उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेना। वो पराशर नियंत्रण में भी सहायक होते हैं पर मुख्य कार्य उनका उत्सर्जन होता है। उसके बजाय जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मेडुला के हिस्से में पाए जाते हैं जो कि लगभग कुल नेफ्रॉन्स के 20% होते हैं, 20% होते हैं, ये नेफ्रॉन्स कहलाते हैं जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। इन जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स में ये लूप ऑफ इनले का पार्ट काफ़ी विकसित होता है और यहाँ पर मुख्यतः पराशर नियंत्रण की प्रक्रिया होती है। सो ये वाला हिस्सा जो होता है ये पराशर नियंत्रण से जुड़ा हुआ होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये मेनली एक्सक्रीशन से रिलेटेड होते हैं, पार्टली ऑस्मोरेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं, पर जो मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ये मेनली ऑस्मोरेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं, एक्सक्रीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं पर उसमें रोल उनका रिलेटिवली कम होता है, ऑस्मोरेगुलेशन में ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की, यानी कार्यकी क्या होती है, किस प्रकार से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इज डिविजिबल इनटू फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। This ultrafiltration takes place here in the part of the glomerulus, in the part of the Bowman's cup. तो Bowman's cup ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहाँ अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। अब ये भी हमने बात की थी कि बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव pressure of the blood here in this area, a lot of pressure is being exerted and that's why most of the plasma content diffuse out in the Bowman's cup. क्योंकि यहाँ पर रक्त का दबाव काफी होता है इसीलिए ब्लड के ज्यादातर प्लाज्मा वाले भाग जो होते हैं वो फिल्टर होकर के चले जाते हैं कप के हिस्से में या बोमेंस कप में। क्योंकि ब्लड जो होता है ये 60% प्लाज्मा इसमें होती है, 40% सेल्स होते हैं और उस प्लाज्मा में भी काफ़ी सारी हाई मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि फिल्टर नहीं हो पाती हैं। कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं जो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो होता क्या है कि जब यहाँ से ब्लड आगे बढ़ता है तो काफ़ी सारे, क्योंकि प्लाज्मा कंटेंट निकल गया, मोस्ट ऑफ द वाटर, ग्लूकोज और काफ़ी सारी उपयोगी चीज़ें यहाँ निकल गई। उसके बाद जो ब्लड यहाँ आगे गया है उसमें मेनली तो सेल्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, WBC, RBC वगैरह, हाई मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन्स होती हैं या वो पदार्थ होते हैं जो फिल्टर नहीं हो पाए। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें फिल्टर हो गई तो पानी जब ज़्यादातर निकल गया तो क्या हुआ, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई the density of the blood after the ultrafiltration, the density of the blood in the efferent blood vessel increases remarkably, and that's why in comparison to the blood, the filtrate or nephric filtrate, the filtrate present in the nephron is relatively hypotonic. यानी ये जो होता है ये हाइपोटोनिक होता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक होता है, इसके कंपेरिजन ब्लड कैसा है, गाढ़ा है, इट इज हाइपरटोनिक। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में एक्चुअली होता क्या है कि जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कोशिश करता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स शुड पास आउट फ्रॉम द ब्लड। बिकॉज ऑफ द प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा कंटेंट्स आर बीइंग फिल्टर्ड आउट। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जो प्रेशर इफेक्टिव होता है, यानी कि अभी हमने बात की कि देयर आर सेल्स, देयर आर कोलाइडल प्रोटीन्स, देयर इज अ कैप्सूल। तो कैप्सूल जो होता है इसकी कोशिश होती है कि नेफ्रॉन को बहुत ज़्यादा फूलने नहीं देता, यानी कप वाले हिस्से को ज़्यादा फूलने नहीं देता। ये क्या करता है, वॉल प्रेशर या कैप्सुलर प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे प्लांट सेल्स में जब टर्जिट कंडीशन होती है तो आसानी से जो सेल है उसके बाद टर्जिट हो जाती है तो फूल नहीं पाती है। वैसे जब यहाँ पे काफ़ी दबाव होता है तो कैप्सुलर प्रेशर ऊपर से दबाव डाल करके उसको एक्सेसिव तरीके से फूलने से रोकता है। सो ये कहलाता है कैप्सुलर प्रेशर। साथ साथ क्या होता है कि जो प्लाज्मा फिल्टर आउट हुआ है उसमें कुछ जो चीज़ें जो है जो कई हैं, इसके अलावा जो ब्लड रह गया है यहाँ पर उसमें काफ़ी सारी प्रोटीन्स होती हैं। वो प्रोटीन्स जो हैं वो कोलाइडल प्रोटीन
की वजह होने, कोलाइडल नेचर होने के नाते वो उसका ब्लड प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है इसको अपोज करते हैं। तो एक तो प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को अपोज करते हैं, और एक जो कैप्सूल का प्रेशर है वो अपोज करता है, पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंड्यूस करता है। नतीजा क्या होता है कि जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जीबीपी यानी ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो यहाँ पर है इसका ब्लड प्रेशर है, उसको माइनस कर देते हैं हम लोग सीपीपी यानी कोलाइडल प्रोटीन प्रेशर ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ब्लड एंड कैप्सुलर प्रेशर। तो कैप्सुलर प्रेशर भी अपोज करता है और कोलाइडल प्रोटीन प्रेशर भी अपोज करता है, ये दोनों मिलकर अपोज करते हैं, और उसके अपोजिशन की वजह से क्या होता है कि जो बचा हुआ प्रेशर होता है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर जो जीबीपी की वैल्यू हमने दी है वो 60 दी है, 60 होती है यूजुअली, और इसके बाद जो कोलाइडल प्रोटीन प्रेशर है 30 है, और जो कैप्सुलर प्रेशर है ये 20 है। तो 20 + 30 को जब कैलकुलेट करते हैं तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है ये 10 के आसपास आता है, 10 mm of Hg। The effective filtration pressure is actually responsible for process of filtration, ultrafiltration in the women's capsule. This process of filtration is induced by or initiated by the blood pressure of the glomerulus, so it is called a GBP, but it has been opposed by the proteins present in the plasma and the pressure of the capsule or the cup. So the cup pressure and the colloidal protein pressure, both of these pressures try to oppose the process of filtration, but GBP induces the process of filtration. So that's why the fraction of the GBP and this value comes to about 10. And that GBP is about 60, CBP is about 30, then CP is about 20, and that's why the final product is about 10 is the actually effective filtration pressure here, which is responsible for the process of filtration. Okay. And this is 10 mm of Hg. We calculate all the pressures in the form of the millimeters of the Hg. So this is about 10 mm of Hg. So effective filtration pressure is about 10 mm of Hg. In average, about 1800 to 2000 liters of the nephric filtrate is formed every day. And this is the amount which is being filtered as nephric filtrate from both of the kidneys. हमारी दोनों किडनियों से प्रतिदिन लगभग 1800 से लेकर 2000 लीटर नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है, पर इतना तो हमारी बॉडी में पानी होता ही नहीं है। 2000 लीटर पानी में हमारी बॉडी में कहाँ है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द वाटर इज बीन रीअब्सॉर्ब्ड, मोस्ट ऑफ द यूजफुल कंटेंट्स आर बीन रीअब्सॉर्ब्ड, एंड आफ्टर दैट रीअब्सॉर्प्शन इज अबाउट 99%. And that's why the final product, which is named as urine, is about 1500 to 1800 ml per day. So जो इतना अमाउंट हमने फिल्टर आउट किया है उसमें से केवल हमने इतना अमाउंट ही यूरिन के फॉर्म में बॉडी से निकालते हैं। तो हमने बनाया 2000 लीटर, पर पास आउट बॉडी से किया 1.5 लीटर के आसपास। तो 1.5 लीटर पानी ही बॉडी से निकलता है, बाकी का 2000 लीटर बॉडी में रिसाइकिल होता रहता है, फिल्टर होता है, फिर रीअब्सॉर्ब होकर के रिसाइकलिंग होती रहती है। So this is the part which is called as ultrafiltration. Why it is called as ultrafiltration? Because it takes place in the ultramicroscopic level inside the nephron in the glomerulus, and it is called as ultrafiltration. Now, after that, the second step is called as selective reabsorption. Selective reabsorption is a very unique process. In this process, what we do, actually we reabsorb most of the contents which were already present in the nephric filtrate and were use of the body. काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ नेफ्रिक फिल्ट्रेट में गई हैं, जो हमारे उपयोग की हैं, तो हमारी कोशिश होती है हम उनको पुनर्अवशोषित कर लें, वापस ले आए, क्योंकि वो अगर निकल जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। एंड दैट्स व्हाट वी डू हियर, दैट फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल, most of the material like water, glucose, amino acids, uric acid, sodium and potassium ions, all these substances are being reabsorbed, and this is must, this is obligatory. And this is because of the osmotic pressure difference between the blood and the nephric filtrate. Because the nephric filtrate here was about hypotonic or isotonic, whereas the blood in the efferent blood vessel is hypertonic. So that's why most of the water is being taken back. Along with the water, most of the other useful material like glucose, like some of the amino acids which are very used,
or uric acids or sodium or potassium and other things which are of use, certain vitamins etc., they are being reabsorbed here, and this is a must process. This is an obligatory process, so that's why it is called as obligatory reabsorption, which takes place in the part of the proximal convoluted tubule or the PCT. Then after PCT, at this end of the PCT, the concentration of the nephric filtrate becomes isotonic. Why isotonic? Because when the most of the water is being reabsorbed, so the concentration of the water between the blood and nephric filtrate becomes almost equal, and that is why here the nephric filtrate is almost isotonic. Now, this isotonic solution, the isotonic nephric filtrate, enters in the descending tubule, and this descending tubule is highly permeable for the water and sodium ions. So sodium ions are entered here in this tubule, and most of the water is being, we try to pull up most of the water from the descending tubule. ये जो जब proximal convoluted tubule में reabsorption की प्रोसेस हो गई, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये परासरण दाब के अंतर के कारण हुआ था और नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जो बहुत सारे उपयोगी पदार्थ मौजूद थे उन्हें हमें वापस लाना था, तो इसलिए हमने ग्लूकोज, अमोनिया, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम वगैरह जो चीज़ें थी, इनको हमने वापस खींच करके ब्लड में डाल दिया। ये सब निकल के वापस ब्लड में चले गए नेफ्रिक फिल्ट्रेट से। अब जब ये प्रॉक्सिमल कंvoluted tubule के एंड पर हम पहुंचते हैं, तो वहां पर आते आते चूंकि पानी की काफ़ी मात्रा निकल गई होती है, तो अब ब्लड में और नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पानी की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है, और यहाँ पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट आइसोटोनिक हो जाता है। ये आइसोटोनिक फिल्ट्रेट अब जाता है डिसेंडिंग लूप में, लूप ऑफ हेनले का जो नीचे जाने वाला ट्यूब है उसमें जाता है, और जब डिसेंडिंग लूप में जाता है उस समय ये डिसेंडिंग लूप की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है that it is highly permeable for the water. That's why most of the water is being withdrawn from the nephric filtrate in the descending tube and that is being transferred to the blood. तो यहाँ से पानी काफ़ी सारी निकालते जाते हैं, इसमें थोड़ा बहुत सोडियम भी ऐड करते जाते हैं। सोडियम यहाँ पर बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सोडियम आयंस इसमें इधर से भी निकाले जाते हैं, यहाँ से इसमें भी डाले जाते हैं और ब्लड में भी चले जाते हैं। तो ये सोडियम आयंस जो है ये इसमें एंटर करते हैं और वाटर आयंस इससे निकाले जाते हैं। नतीजा क्या होता है, when we reach to the end of the tubule, descending tubule, then the nephric filtrate becomes hypertonic. क्यों? क्योंकि इतना सारा, जैसे आप बीकर में एक लीजिए बीकर, उसमें पानी में चढ़ा दिए, पानी उबलने दीजिए उसका, तो पानी की वेपर्स निकलती जाएंगी और उसके बाद उसमें नमक मिला हुआ हो तो गाढ़ा होता चला जाएगा लगातार। तो एक स्टेज यह है कि जैसे जैसे पानी इवोपरेट होगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। वही चीज़ यहाँ जैसे जैसे पानी इसका निकाला गया वैसे वैसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो था इट becomes hypertonic, and at the end of the tubule, at the U clip end, U-pin end, यहाँ पर ये hypertonic हो जाता है। Now this nephric filtrate ascends in upward direction. ये nephric filtrate ऊपर को चलना शुरू करता है in the ascending tubule, and this tubule is non-permeable for the water. This tubule was highly permeable for the water, but this is non-permeable for the water. ये पानी के अपारगम्य होती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि which of the tubule is impermeable for the water. So this tubule is impermeable for the water, and that's why only sodium ions are being taken back. Most of the sodium is being taken back in the blood, and that's why when the sodium ions are being withdrawn along with that chloride ions also. So what is the ultimate product? कि जैसे जैसे सोडियम निकलता जाता है ये हाइपोटोनिसिटी कम होती जाती है और यहाँ आते आते ये आइसोटोनिक हो जाता है या फिर हाइपोटोनिक। जितना ज़्यादा सोडियम पोटेशियम निकाल लेते हैं, अल्टीमेटली नेफ्रिक फिल्ट्रेट बिकम्स आइसोटोनिक एट द एंड ऑफ द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के आखिरी छोर पर ये आते आते फिर आइसोटोनिक, यानी यहाँ आइसोटोनिक था, यहाँ आइसोटोनिक था, इस ट्यूब्यूल में कंसंट्रेशन बढ़ रहा था और इसमें कंसंट्रेशन घट रहा था, इसीलिए इसके लिए एक और नाम यूज करते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये जो है ये कंसंट्रेशन जोन है, दिस इज द पार्ट वेयर एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वाटर हैज बीन विथड्रॉन इन द बॉडी, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है। यहाँ पर जब एंड पे पहुंचे आइसोटोनिक ये हो गया। अब ये आइसोटोनिक फिल्ट्रेट जब आगे बढ़ता है तो आगे आने के दौरान यहाँ पर अगर कुछ चीजें बच गई हैं इसमें काम वाली, तो यूजफुल मटेरियल विच आर देयर इन द डिस्टल कंडक्टिव्यूल दे आर बीन रीअब्सॉर्ब्ड। अगर कुछ चीजें यहाँ पर काम की रह गई हैं तो उनको हम पुनरावशोषित करते हैं।
But reabsorption in this part is under influence of the hormonal system of the body. Various hormones of the body influence the process of reabsorption here in this area. जो बॉडी के हमारे डिफरेंट हार्मोन्स हैं, चाहे वो पिट्यूटरी से निकलने वाला एडीएच हार्मोन हो, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन हो, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बॉडी में वेरियस मिनरल्स का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है। तो अगर मान लिया बॉडी में किसी मिनरल की सफिशिएंट क्वांटिटी में है, जरूरत नहीं है, वो अगर फिल्टर होकर जा रहा है तो हम उसको जाने देंगे। पर अगर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी है तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स वी ट्राई टू विथड्रॉ दैट मिनरल। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड किडनी से निकलने वाला जो रेनिन हार्मोन होता है, या जो एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन जो होता है, या जो पिट्यूटरी से निकलना है एडीएच हार्मोन होता है, इन सब का इफेक्ट इस एरिया में पड़ता है। और यहाँ पर इसीलिए ये जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस होती हैं, दे आर एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर को क्या चाहिए उसके आधार पर यहाँ पुनर्अवशोषण की क्रियाएं होती हैं। This is optional, this is facultative, this is not compulsory. This absorption, reabsorption here in this area was compulsory, but here in this area it is optional. It depends on the need of the body. And finally, the material which is retained here in the as a remaining nephric filtrate is secreted out here. जो भी पदार्थ बचा है नेफ्रिक फिल्ट्रेट वो फाइनली यहाँ पर ड्रेन आउट करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्रीशन, द लास्ट स्टेप सिक्रीशन। सो सिक्रीशन जो जिस डक्ट में होके गया है, इस वाली डक्ट को हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ बेलेनाई। ये डक्ट ऑफ बेलेनाई जो होती है ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट भी कहलाती है, और ये पिरामिड के ऊपर जाकर के खुलती है, जहाँ से माइनर कैलेक्स में और फिर मेजर कैलेक्स में, फिर पेल्विस में, फिर यूरेटर में होते हुए यूरेटर में जाएंगे, और वहाँ से वो टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, जो मटेरियल नेफ्रिक बचा हुआ नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, ये यहाँ पर सिक्रीट होता है। ये भी लगभग हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक कंडीशन में होता है। इसके बाद जब ये डिसेंडिंग ट्यूब इसमें कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं, तो यहाँ पर भी काफी सारा वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और यहाँ पर भी काफी सारा वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। मटेरियल व्हिच इज बीइंग secreted out here in this area, this is now named as urine. Till this point we only use the word nephric filtrate. यहाँ तक हम लोगों ने केवल एक शब्द प्रयोग किया था, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब पहली बार वर्ड हम यहाँ यूज कर रहे हैं यूरिन, यानी यूरिन की फॉर्मेशन कब होती है? जब सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन कहाँ होता है? ये नेफ्रॉन के एंड में, टीसीटी के एंड पे होता है, डिस्टल कंडक्टिव्यूल के आखिरी छोर पर जो बचा हुआ नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, जिसको हम लोग कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसफर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूरिन। एंड दिस यूरिन पासेस आउट फ्रॉम थ्रू द कॉमन कलेक्टिंग डक्ट to the minor calyxes, through minor calyxes to the major calyxes, then to the pelvis. Through the pelvis it will go to the ureter, and ureter से bladder में, और bladder से होता हुआ ये body से बाहर pass out हो जाएगा। So this is the information about the physiology of excretion. ये physiology of excretion के बारे में बातचीत है। तो आज अभी तक जो हम लोगों ने आज तक बात की, ये थी excretion के physiology के बारे में, excretion के बारे में। ये excretion में पहला पार्ट हो गया जो कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड था, एक्सक्रीशन से रिलेटेड था। दूसरा पार्ट हो गया जो कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन से रिलेटेड था, और तीसरा पार्ट जो है ये रिलेटेड है विद द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया सेल। नाउ वी कंप्लीट द एक्सक्रीशन, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस समथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच।